अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है गैस्ट्राइटिस। गैस्ट्राइटिस बेसिकली इन्फ्लेमेशन होती है। आइटस जिस तरह से आपको पता है, आइटस वर्ड कहीं भी आता है तो उसका मतलब हम लोग इन्फ्लेमेशन लेते हैं। तो गैस्ट्राइटिस का मतलब है ऐसी बीमारी जिसके अंदर हमारे पास स्टमक की इन्फ्लेमेशन हो जाती है। अब स्टमक के अंदर डिफरेंट पार्ट्स हैं, जैसे हम लोगों ने पढ़े हुए, आप लोगों ने हिस्टोलॉजी के अंदर पढ़े होंगे कि स्टमक के अंदर डिफरेंट पार्ट्स हैं। उसकी म्यूकोसा है, उसकी सब म्यूकोसा है, उसकी मस्कुलरस लेयर है। तो जब भी हम कभी भी इस तरह की इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ की बात करते हैं तो मोस्ट कॉमनली जो हमारे पास लेयर्स इन्वॉल्व होती हैं वो इनर मोस्ट लेयर म्यूकोसास इन्वॉल्व होती हैं। तो गैस्ट्राइटिस बेसिकली जो है वो गैस्ट्रिक म्यूकोसा की एक्यूट इन्फ्लेमेशन या क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन को हम लोग कहते हैं। लेट्स जस्ट मूव ऑन। अब गैस्ट्राइटिस की आगे हमारे पास दो टाइप्स आ जाती हैं, एक एक्यूट गैस्ट्राइटिस है, एक क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस है। एक्यूट गैस्ट्राइटिस जो है वो हमारे पास ये होता है कि सडनली डेवलप होता है और उसके सडनली हमारे पास साइंस एंड सिम्टम्स शो होते हैं। और क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस ऐसा है जो कि एक्यूट गैस्ट्राइटिस अगर प्रोग्रेस करता जा रहा है यूजुअली इट टेक्स टाइम पीरियड ऑफ ऑलमोस्ट 4 वीक्स। अगर 4 वीक्स से ज़्यादा अगर एक चीज़ प्रोग्रेस कर गई है एक्यूट गैस्ट्राइटिस तो वी कैन लेबल इट एज क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस। Now, what is acute gastritis? Acute gastritis is basically acute inflammation of gastric mucosa. अब इसकी बेसिक पैथोफिजियोलॉजी क्या है? इसकी पैथोफिजियोलॉजी ये है कि हमारे पास दो तरह के प्रोडक्शंस होते हैं केमिकल्स की, एज यू पीपल नो के एक एसिडिक सब्सटेंसेस हमारे पास बनते हैं स्टमक के अंदर पेप्टिक एसिड की फॉर्म में, अदर फॉर्म्स में। और दूसरी चीज़ जो हमारे पास बनती है वो बेसिक सब्सटेंसेस होते हैं या म्यूकोसल लेयर्स होती हैं जो हमारे पास, जैसे म्यूसिन्स की लेयर है। उसके अलावा हमारे पास ब्लड की सप्लाई है, वहाँ पे बाइकार्बोनेट आइंस बनते हैं जो कि म्यूकोसल डिफेंस की फॉर्म में हमारे पास प्रेजेंट करते हैं। और दूसरी, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि एसिड होता है। अब ये दोनों चीज़ें बैलेंस के अंदर होती हैं। अब जैसे ही बैलेंस डिस्टर्ब होता है दोनों चीज़ों का, या तो हमारे पास एसिडिक कंटेंट ज़्यादा बढ़ जाए या फिर ये हो कि म्यूकोसल डिफेंस कम हो जाए, तो दोनों में से किसी भी केस के अंदर हमारे पास इन्फ्लेमेशन डेवलप होगी, वहाँ पे म्यूकोसा की डैमेज होगा, एरोजन्स होंगी सरफेस की। तो एक्यूट या एक्टिव इन्फ्लेमेशन अगर हम इसको कहें तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो एक्टिव इन्फ्लेमेशन डेवलप हो जाएगी, इसको हम बेसिकली लेबल करते हैं कि एक्यूट गैस्ट्राइटिस। अब जो मेजर रिस्क फैक्टर्स हैं जिनके अंदर हमारे पास एक्यूट गैस्ट्राइटिस डेवलप होता है वो क्या है? आपने कॉजेज़ वन बाय वन रूल आउट करते जाएं। सबसे पहले, कोई भी हेमोडायनामिकली इंस्टेबिलिटी पेशेंट के अंदर होगी तो उसके अंदर पेशेंट को एक्यूट गैस्ट्राइटिस डेवलप होने का चांस होता है। अब आप पूछेंगे कि ये किस तरह से होता है। आप देखें कि बॉडी के अंदर ब्लड सर्कुलेशन हो रही है, जब भी कोई हीमोडायनामिक इंस्टेबिलिटी आएगी, ब्लड लॉस हो गया, ट्रांसफ्यूजन फेलियर हो गया, एक्यूट सीवियर किस्म का कोई पेशेंट को डायरिया हो गया, को हाइपोवोलेमिक शॉक हो गया, तो क्या होगा? स्टमक की वॉल्स को, स्टमक को ब्लड सप्लाई कम होगी। स्टमक को ब्लड सप्लाई कम होगी तो वहाँ पे क्या होगा? वहाँ पे इंजरी होने का चांस होगा, इस्केमिक इंजरी होने का चांस होगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि ब्लड सप्लाई जब वहाँ पे होती है तो वहाँ पे वो रेजिडुअल एसिड्स को पिक करती रहती है कि जैसे ही ब्लड सप्लाई इज़ कट ऑफ, द रेजिडुअल एसिड इजंट पिक्ड अप, सो इट कॉजेज डिक्रीज इन द पीएच ऑफ द स्टमक। उसकी वजह से हमारे पास एसिडिक कंटेंट बढ़ जाएगा, म्योसिन की लेयर्स जो है वो वहीं की वहीं स्टेबल है, बाइकार्बोनेट तो बड़े नहीं है, और उल्टा प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म कम हो गया तो पीएच कम होगी। तो पहला ही रीज़न जैसे मैंने आपको बताया, पीएच कम होते ही हमारे पास क्या हो जाएगा? अल्सर होने का चांस बढ़ जाएगा या गैस्ट्राइटिस का चांस बढ़ जाएगा। सेकेंड थिंग, एनसेड इंड्यूस्ड अल्सर्स या एनसेड इंड्यूस्ड गैस्ट्राइटिस। अब इसके अंदर क्या होता है? एनसेड्स के अंदर क्या होता है कि एनसेड्स जो है वो हमारे पास कॉक्स इनहिबिटर्स होते हैं, आपने पढ़ा हुआ है। कॉक्स का क्या काम होता है स्टमक के अंदर? कॉक्स जो होते हैं वो प्रोस्टाग्लैंडिन E2 और I2 बनाते हैं, जिनका मेजर फंक्शन ये होता है कि बाइकार्बोनेट आइंस को और दूसरे बेसिक आइंस को सिक्रेट करते हैं। तो जब हमारे पास कॉक्स नहीं होंगे, प्रोस्टाग्लैंडिन E2 नहीं बनेगा, I2 नहीं बनेगा, एसिड की पिक नहीं होगी, बाइकार्बोनेट आइंस की प्रॉपरली सिक्रेशन नहीं होगी, तो क्या होगा? अल्सर डेवलप हो जाएगा या गैस्ट्राइटिस हो जाएगा। थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग, एक्यूट हैवी सिगरेट स्मोकिंग जो है और अल्कोहल इंटेक, इन दोनों चीज़ों को आपको पता है कि आप बहुत ज़्यादा स्मोक को इनहेल कर रहे हैं तो स्मोक या अल्कोहल ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन करवाएगा। जो अब ये नेक्स्ट चीज़ें हैं जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इंजरी टू ब्रेन है, स्वेयर बर्न है या स्ट्रेस अल्सर है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो बार बार गैस्ट्राइटिस से रिलेटेड आपसे पूछी जाएंगी, इनको हम कलेक्टिवली टर्म देते हैं स्ट्रेस अल्सर। स्ट्रेस अल्सर कोई भी फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस हो सकता है, इमोशनल स्ट्रेस हो सकता है, मेंटल स्ट्रेस हो सकता है, हेमोडायनामिक स्ट्रेस हो सकता है, कोई भी स्ट्रेस किसी भी फॉर्म में हो तो इट कैन लीड्स टू अल्सर। अब जिस तरह से हमारे पास एक कर्लिंग अल्सर मैंने यहाँ पे आपको बताया, कर्लिंग अल्सर क्या होता है कि बॉडी के अंदर स्वेयर बर्न हो जाए। स्वेयर बर्न होगा तो क्या होगा? हीमोडायनामिक लॉस होगा, जैसे मैंने आपको पहले बताया, हीमोडायनामिक लॉस होगा, ब्लड लॉस होगा, हाइपोवोलेमिया होगा, वेसल्स वेजो कंस्ट्रक्शन हो जाएगी स्टमक के अंदर। वेजो कंस्ट्रक्शन होते ही क्या होगा?
वेजो कंस्ट्रिक्शन होगी, वहाँ पे अल्सर डेवलप होने का चांस बढ़ जाएगा, एज आई हैव टोल्ड यू अर्लियर। सेकेंड थिंग इज कुशिंग अल्सर। व्हाट इज कुशिंग अल्सर? Any acute trauma to head, any acute trauma to brain, which will cause excessive production of CSF or excessive accumulation of CSF in the brain. What will it cause? It will causes extreme vagal stimulation. तो आपने ये चीज़ पहले ही पढ़ी हुई है कि डाइजेशन के अंदर क्या रोल होता है। डाइजेशन के अंदर सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिव होता है या पैरासिम्पैथेटिक एक्टिव होता है? Obviously it's a parasympathetic system which plays important role in the digestion. So when the vagal stimulation occur at its peak, it causes stimulation of parasympathetic system. Parasympathetic nerve supply to the stomach and to the intestine increases. It causes the production of extreme amount of acids. Again balance disturb हुआ, it can leads to the formation of ulcers. Third important thing, stress related ulcers होते हैं यूजुअली ICU के पेशेंट्स के अंदर, आप देखेंगे उनके अंदर ये चीज़ें हो जाती हैं। एंड इट ऑल्सो इंक्लूड्स द सेम फिनोमेना कि ब्लड सप्लाई स्ट्रेस है, एनजाइटी है, स्ट्रेस है, ब्लड सप्लाई कम हो गई है, सिंपैथेटिक सिस्टम ज़्यादा एक्टिव हो गया है, उसकी वजह से ब्लड सप्लाई नहीं है, उसके बाद वेगल स्टिमुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो ऑल दिस फैक्टर्स कलेक्टिवली मेक अल्सर्स इन द पेशेंट ऑफ ICU। थिर्डली हमारे पास कीमोथेरेपी है, ऐसी मतलब एंटी कैंसर थेरेपी जो हम करते हैं, एज़ेथियोप्रीन दे देंगे या फ्लोरोयुलेसल टाइप ड्रग्स हैं, दैट कैन लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ अल्सर्स। आगे मैंने आपको डायग्राम शेयर की हुई है एक्यूट अल्सर्स की या एक्यूट गैस्ट्राइटिस की। आप देखें इसके अंदर सारे के सारे मैंने प्री डिस्पोजिंग फैक्टर और डैमेजिंग फैक्टर्स दिए हुए हैं। बाकी डिफेंस मैकेनिज्म मैंने आपको बताया हुआ कि किस तरह से होता है कि म्यूकस है, म्यूकोसा है, मस्कुलरस प्रोपिया, सब म्यूकोसा, स्टेप बाय स्टेप सबकी इन्वॉल्वमेंट होती जाएगी। तो गैस्ट्राइटिस है, गैस्ट्राइटिस के बाद वो किस तरह से कन्वर्ट होकर हमारे पास अल्सर के अंदर चला जाता है। पैथोलॉजी मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, बट स्टिल आई हैव मेंशन्ड इट हियर के एसिडिक इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, पीएच कम हो जाएगी। पीएच कम होगी तो क्या होगा कि सुपरफिशियल एपिथेलियम जो है उसकी इरोजन स्टार्ट हो जाएगी। इरोजन स्टार्ट होती जाएगी। अगर इरोजन तक की महदूद है तो वी विल लेबल इट एज अ गैस्ट्राइटिस, और अगर इरोजन तक महदूद नहीं, इट प्रोग्रेस टू द इरोजन प्रोग्रेस एंड इट इन्वॉल्व्स अ म्यूकोसल लेयर, सो वी कैन लेबल इट एज अल्सर। मॉर्फोलॉजी के ऊपर आ जाए, ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। मॉर्फोलॉजी जो टॉपिक है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और ये अक्सर औकात जो है वो आपके एसटी के उसके हवाले से पूछा जाता है। मॉर्फोलॉजी के ऊपर आ जाए, साइंस ऑफ माइल्ड, जब आप उसको एंडोस्कोप के थ्रू विजुलाइज करेंगे या उसकी बायोप्सी करेंगे तो व्हाट विल यू सी? आप देखेंगे इन्फ्लेमेशन हुई है, इन्फ्लेमेशन के अंदर क्या होता है, वेस्कुलर कंजेशन होती है, वेसल डायलेशन होती है। बट द थिंग इज़ कि लेमिना प्रोपिया जो कि म्यूकोसा की एक पार्ट है, म्यूकोसा दैट विल बी इंटैक्ट। न्यूट्रोफिल आपको मिलेंगे एक्यूट इन्फ्लेमेशन के साइन की फॉर्म में। द सेकंड थिंग इज स्ट्रेस रिलेटेड अल्सर के अंदर आपको क्या होगा, स्ट्रेस रिलेटेड अल्सर जो आपको यूजुअली ICU के पेशेंट में मिलेंगे या क्वेश्चन करलिंग अल्सर्स आपको मिलेंगे। जब आप एंडोस्कोपिकली उनको ऑब्जर्व करेंगे, माइक्रोस्कोपिकली देखेंगे बायोप्सिस के थ्रू, they will be very sharply demarcated, while other form of ulcer like chronic ulcer, they are usually not sharply demarcated, like in cancer say usually polypoid in forms. तो ऐसे अल्सर, स्ट्रेस अल्सर will always and mostly they will be very sharply demarcated, and the most important thing about the stress ulcer, they will be multiple and they will be all over stomach. This is a major difference between the morphology of stress ulcers and other form of ulcers, that the other form of ulcers are usually present at the lesser curvature and they are usually single, and they range in centimeters from 1 to 2 centimeters, or some may range from 3 to 4 centimeters. But stress ulcers are multiple, present everywhere, very sharply demarcated. Present signs of acute inflammation will be there, न्यूट्रोफिल्स होंगे, ब्लड वेसल्स की कंजेशन होगी, समटाइम्स से अगर इरोजन बहुत ज़्यादा होगी तो एपिथेलियल लेयर भी डैमेज हो सकती है। क्लिनिकल फीचर्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो कि आपको बीइंग अ डॉक्टर आनी चाहिए, गैस्ट्राइटिस के पेशेंट के अंदर और अल्सर के पेशेंट के अंदर आपको डिफरेंशिएट करना आना चाहिए। हमारा टॉपिक अल्सर नहीं है, गैस्ट्राइटिस है, बट येस स्ट्रेस अल्सर्स आर आल्सो इंक्लूडेड इन गैस्ट्राइटिस। तो स्ट्रेस अल्सर यूजुअली आपको हॉस्पिटलाइज्ड हेमोडायनामिकली अनस्टेबल पेशेंट्स के अंदर मिलेंगे, तो वो आपको वैसे ICU के अंदर आइडिया हो जाएगा। क्लिनिकल साइंस जिससे आपने पिक करना है पेशेंट को, वो गैस्ट्राइटिस के साइंस, और गैस्ट्राइटिस के साइंस आपको लाजमी तौर पे आने चाहिए। गैस्ट्राइटिस के साइन क्या होंगे, आपको यूजुअली कॉमनली हो जाता होगा घरों के अंदर सबको। क्या होता है उसके अंदर, सबसे पहले एपिगैस्ट्रिक पेन होगी। एपिगैस्ट्रिक पेन होगी, इट विल बी वेरी वेग एंड वेरी डल, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट द एपिगैस्ट्रिक पेन इज़ दैट इट डज नॉट हैव एनी रिलेशनशिप विद ईटिंग। ये नहीं है कि खाना खाने से पहले बढ़ जाती है, खाना खाने के बाद कम हो जाती है, या वाइस वर्सा, एज वी पीपल विल स्टडी इंशाल्लाह फर्दर कि ड्यूटेनल अल्सर और गैस्ट्रिक अल्सर्स जो है उनका रिलेशन होता है ईटिंग के साथ। खाना खाने से एक चीज़ बढ़ जाती है, दूसरी चीज़ कम हो जाती है। एपिगैस्ट्रिक पेन है, डल है, वेग है, फीलिंग ऑफ सैटिटी आपको मिलेगी। पेशेंट आके कहेगा डॉक्टर साहब मुझे जो है वो हर वक्त मतली की शिकायत रहती है, मुझे उल्टियाँ आती हैं, मेरे सीने में दर्द होता है हल्का हल्का,
और अगर अल्सर डेवलप हो जाता है पेशेंट को, तो पेशेंट कहेगा कि जी मुझे अक्सर खून की उल्टी भी आ जाती है। और मलीना एंड फैटल ब्लड लॉस, यू नो व्हाट इज़ मलीना एंड व्हाट इज़ फैटल ब्लड लॉस। मलीना क्या होता है? मलीना इस डार्क कलर स्टूल्स होते हैं ना, स्टूल्स पेशेंट को अगर गैस्ट्रिक अल्सर है या ड्यूडेनल अल्सर है तो यूजुअली द पेशेंट विल स्पिट इट विया माउथ, बट इफ़ द ब्लड पासिस इनटू द इंटेस्टाइन्स तो इट विल कम आउट फ्रॉम स्टूल्स। अब स्टूल जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट साइन है कि इट विल बी क्ले कलर्ड स्टूल।